आज क्लास 9th चैप्टर सेकेंड पॉलिटी का पढ़ेंगे। एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड है, इसमें संविधान निर्माण। इससे पहले हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिटी में पढ़ा था लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या। लोकतंत्र बनने के बाद में यानी कि लोगों का शासन हो गया, लोगों ने ही अपने कुछ प्रतिनिधि चुने, उन्हें सत्ता में भेजा, सरकार बनाई, सरकार फिर शासन करना शुरू किया उसने, और जनता के लिए ही करना शुरू किया। जो जनता की प्रॉब्लम से उन्हें सॉल्व किया था। इस तरीके से लोकतंत्र तो बन गया, बट लोकतंत्र काम कैसे करेगा, सरकार चलेगी कैसे, उसके जो रूल्स थे वो, उसके अधिकार की क्या अधिकार होने चाहिए, अपनी मर्जी से किसी काम को सरकार करेगी या नहीं करेगी, और किस लिमिट तक कर सकती है, इन सब चीज़ों के लिए एक दस्तावेज तैयार किया गया। वो दस्तावेज, उसमें सब नागरिकों के लिए भी कानून, सरकार के लिए भी कानून क्या होना है, कैसे कैसे कानून लागू होगा, क्या नियम होंगे, क्या अधिकार नागरिकों को दिए जाएंगे, क्या विदेशों से जो भारत के अंदर लोग आ रहे हैं उन्हें दिए जाएंगे, हमारे देश के लोग बाहर जा रहे हैं उन्हें दिए जाएंगे। कुछ जो ये अधिकार थे, नियम हैं, कानून है, इन सब का एक दस्तावेज तैयार करके संविधान बना कि देश को कैसे चलाया जाएगा, देश का शासन कैसे चलेगा। ये संविधान था। इस संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें और इसका निर्माण कैसे किया गया, आज सिर्फ इसके बारे में चैप्टर में बताया गया है। लाइन टू लाइन ही पढ़ेंगे हम। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं 9th क्लास की, चैप्टर नंबर सेकेंड है पॉलिटी में। यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उसे बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं प्रीलिम्स में। वर्ड, एक एक वर्ड पर फोकस करेंगे, लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे। इसमें कहा है कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। लोकतंत्र हमने बना दिया, लोगों की सरकार बनकर के तैयार हो गई। लेकिन लोकतंत्र में जब शासक लोग होते हैं, ये अपनी मनमानी से कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों को सम्मिलित रूप से ही संविधान कहा जाता है। संविधान को शॉर्ट में समझे तो जो लोकतंत्र बनकर के तैयार हुआ, अब ये किस तरीके से शासन करेगा, कुछ नियम और कानून, इन दोनों को सम्मिलित करके एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसे संविधान कहा गया है। संविधान कहते हैं इसमें जो नियम है, कानून है, अधिकार है, ये नागरिक और सरकार दोनों के लिए होते हैं। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान, देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। यानी देश के लिए जो सर्वोच्च कानून है, ये बोलता है कि संविधान में निहित है, और इसकी वजह से संविधान नागरिकों के अधिकारों को देता है, सरकार की शक्ति सरकार को देता है, उनके कामकाज करने के तौर तरीकों का भी ये निर्धारण करता है संविधान। इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया है कि लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान बनता कैसे है, कौन संविधान को बनाता है और किस तरीके से संविधान बन करके तैयार होता है। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से होते हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें कुछ बदलाव कर भी सकते हैं या नहीं। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका के एक उदाहरण से बताया इन्होंने कि संविधान बना कैसे, वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। हम इस चैप्टर में शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और उसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे। देखेंगे कि किस तरह नागरिकों के जीवन सरकार के अच्छे कामकाज के बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है।
सबसे पहले हमने यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, दक्षिण अफ्रीका के एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि एग्जैक्टली संविधान कैसे काम करता है, कैसे बनता है और होता क्या है। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान यानी कि दक्षिण अफ्रीका में भी लोकतंत्र, लोगों की सरकार थी, वहाँ पर लोग शासन किया करते थे उनके प्रतिनिधि चुन करके। नेल्सन मंडेला जी हैं ये यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के अंदर। इनका कहना था कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया था। गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में रहा करते थे तो उनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व को विरोध भी किया था कि जो लोग अश्वेत हैं यानी उनके प्रभुत्व का विरोध भी किया था। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। ये नेल्सन मंडेला जी के शब्द हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा था जब दक्षिण अफ्रीका में थे कि वहाँ पर गोरों का प्रभुत्व था, वहाँ पे गोरे शासन करते थे, उनके खिलाफ संघर्ष किया गया। अश्वेत जो लोग हैं उनके साथ में विरोध किया जाता था तो उनके प्रभुत्व का वहाँ पर इन्होंने चर्चाएं करी थी। इन्होंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की बात कही जिसमें लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें, सबके साथ रहें, समान अवसर सब लें और सबको समान अधिकार वहाँ पर दिए जाएं। अब नेल्सन मंडेला जी का कथन है ये, जिन पर दक्षिण अफ्रीका, नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। यानी दक्षिण अफ्रीका में जब गोरों की सरकार थी और नेल्सन मंडेला वहां थे तो गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था कि इनके साथ में ये पेट्रोटिज्म नहीं है, यानी कि देशभक्त नहीं है, देश के साथ में कुछ गद्दारी या धोखाधड़ी इन्होंने करी थी, इस तरह का कोई देशद्रोह मुकदमा लगा दिया गया इनके ऊपर। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। और नेल्सन मंडेला थे, इनके साथ में 7 और नेता थे जिनको 1964 में देश के अंदर रंग भेद की वाली शासन व्यवस्था चल रही थी जिसका इन्होंने विरोध किया और उस विरोध करने के लिए इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। यानी नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने के खिलाफ गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा कर दिया। नेल्सन मंडेला थे, 7 नेता और थे इनके साथ। 1964 में इन्हें रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध किया था जिसकी वजह से गोरों की सरकार ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। अब उसके बाद में अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रॉबिन द्वीप में कैद रखा गया था। 28 वर्षों तक ये यहाँ पे जब गोरों की सरकार वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में चल रही थी तो इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई और 28 वर्षों तक इन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल में रखा गया था और ये भयावह जेल थी रॉबिन द्वीप में। रॉबिन द्वीप में इन्हें कैद कर दिया गया था। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, कैसा संघर्ष इन्होंने किया था? रंग भेद एग्जैक्टली था क्या? रंग भेद से मतलब क्या है? रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। जैसे दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी, यानी दक्षिण अफ्रीका की भी अपनी व्यवस्था नहीं थी कि वहाँ गोरों का शासन है, ये भी यूरोप के गोरे लोगों ने उस पर जबरदस्ती वहाँ पर इम्पोज कर दी गई थी। 17वीं शताब्दी और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को बनाया था। यानी 17वीं और 18वीं, यहाँ 17वीं और 18वीं सदी के दौरान की बात है।
17वीं 18वीं सदी में जब यूरोप के कुछ कंपनियां दक्षिण अफ्रीका में आई व्यापार करने के लिए, तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे, दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, उन्हें जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया था, जैसे यूरोप के कुछ व्यापारी और कंपनियां भारत को गुलाम बना चुकी थी। उसी तरीके से इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी हथियारों के बल पर जोर जबरदस्ती से वहां के नागरिकों को गुलाम बनाया और गोरों की जो सरकार थी उसको थोप दिया दक्षिण अफ्रीका पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया था। अब रंग भेद की यहाँ पे राजनीति क्या कहती है? रंग भेद का मतलब है कि उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर उनका बंटवारा कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है और आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है। उन्हें अश्वेत कहा जाता है। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्ल जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से गए लोग भी वहाँ पर थे। यानी कि 3/4 में यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भारत में भी जो काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग थे दक्षिण अफ्रीका में जाकर के बस गए और उन्होंने वहाँ का जो लोकल शासन था उसे अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति का मतलब है कि वहाँ पर जो शासन करने का बंटवारा हुआ वो चमड़ी के रंग के आधार पर किया गया, यानी उनके स्किन कलर को देख करके उनकी शासन और सरकार बना दी गई। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। ये अश्वेत अपनी संख्या में 3/4 हुआ करते थे और श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ एक और मिश्रित नस्ल पाई जाती थी जिसे रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। भारत से गए लोग भी वहाँ पर थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। जब गोरों का शासन वहाँ होने लग गया, यूरोप से गए कंपनियों के लोगों ने शासन करना शुरू कर दिया, तो जो गोरे लोग थे वहाँ पे शासन कर रहे थे, वो बाकी नस्ल जो थी वहाँ पे काले लोग थे, अश्वेत लोग हैं या फिर रंगीन चमड़ी वाले लोग थे या भारत से जो लोग गए थे वही, उन सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने के अधिकार से भी वंचित किया जाता था। रंग भेद दक्षिण अफ्रीका में इस तरीके से पनप रहा था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी, यानी कि गोरे लोग जहाँ रहा करते थे वहाँ पर अश्वेत लोग ना रह सकते थे, ना वहाँ पर बस सकते थे। परमिट होने पर भी वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे। केवल काम करने की परमिशन वहाँ दी जाती थी। अगर परमिशन नहीं है तो भी वहाँ पर वो काम नहीं कर सकते थे। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इस पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता है। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों के संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार इन्हें नहीं था। यानी गोरे लोग काले लोगों के साथ में काफ़ी यहाँ पे भेदभाव करते थे। इनके लिए आरक्षित जगह थी उस पर भी नहीं जाने दिया जाता था, गिरजाघर तक नहीं जाने दिया जाता था इन्हें। अश्वेतों को संगठन बनाने और के लिए भी अधिकार नहीं था और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी इन्हें कोई अधिकार नहीं था। 1950 में देखें तो अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। 1950 में उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित करी। अब भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट 1950 में जो अश्वेत लोग थे दक्षिण अफ्रीका के, रंगीन चमड़ी वाले लोग थे दक्षिण अफ्रीका के और कुछ जो भारतीय मूल के लोग थे, इन्होंने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की।
भेदभाव वाले इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट होकर के हुए। इनमें कुछ मजदूर संगठन भी थे, कुछ कम्युनिस्ट पार्टियां भी यहाँ पे शामिल थी जो इन्होंने आंदोलन किया और अपने ग्रुप बनाए थे। इसमें मजदूर थे, कम्युनिस्ट पार्टियां हुआ करती थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए। कुछ लोग गोरे लोगों में से भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे जो रंग भेद को समाप्त करने के लिए किया जा रहा था दक्षिण अफ्रीका में। उन्होंने इस संघर्ष में एक प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की थी और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज भी उठाई थी, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा था। यानी गोरे लोगों ने जब यह आंदोलन हुआ तो बाकी देशों ने भी इसमें रंग भेद की निंदा की थी, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन गोरी सरकार ने जो अश्वेत लोग थे, वहां के रंगीन लोग थे, उनकी हत्या की, उन्हें दमन करना शुरू कर दिया और अपने शासन को बरकरार रखा। ये इसमें यहाँ पे बताया। तो एक नए संविधान की ओर ये कैसे गए? अब जो रंग भेद फिर से वापस आ गया, सरकार सिर्फ गोरों की ही बनी थी। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता चला गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को भी आज़ाद कर दिया गया। नए संविधान की यहाँ शुरुआत कैसे हुई थी कि जब रंग भेद के खिलाफ संघर्ष चल रहा था और ये संघर्ष दिन पर दिन बढ़ता चला गया, तो जो गोरों की सरकार थी उसने माना और उसे ये एहसास भी हुआ कि जोर जबरदस्ती से अब अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब गोरी सरकार थी उसने अपनी नीतियों में बदलाव कर दिया, उसने अपने कानून बदल दिए। भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया उन्होंने, यानी जो रंग के ऊपर भेद हो रहा था वहां पर कि अश्वेत लोगों को काफी अधिकारों से वंचित किया जा रहा था, उनको वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध जो लगा था उसे वापस ले लिया, मीडिया पर लगी पाबंदियों को वापस ले लिया गया, सबको स्वतंत्र कर दिया गया। 28 वर्ष तक जेल में जब कैद रखने के बाद में नेल्सन मंडेला आज़ाद हुए तो 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया। यानी कि 26 अप्रैल 1994 की रात्रि को दक्षिण अफ्रीका में 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बना। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई, तभी सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया दक्षिण अफ्रीका। रंग भेद वाली यहाँ पे शासन व्यवस्था जो थी समाप्त हो गई और सभी नस्ल के जो लोग थे उनकी मिलीजुली सरकार बन करके तैयार हुई। यह सब कैसे हुआ? इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से जाने, यानी कि जब ये एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया दक्षिण अफ्रीका, रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हो गई, सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार बनकर के तैयार हो गई, तो नेल्सन मंडेला को ही दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति, स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का पहला यहाँ पे राष्ट्रपति बनाया गया। अब उन्होंने राष्ट्रपति बनकर के क्या कहा इस बारे में यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की बलमन साहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का
आधार है। तो नेल्सन मंडेला जी के वर्ड से कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार होगा। नए लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुषों की समानता, लोकतांत्रिक मूल्य और सामाजिक न्याय और मानव अधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। यानी कि ऐसे एक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण फिर हुआ जिसमें स्त्री पुरुषों को समानता दी गई, सभी नस्लों को बराबर समझा गया, लोकतांत्रिक मूल्यों को सबके लिए बराबर अधिकार दिया गया, सामाजिक न्याय सबको बराबर दी गई, मानव अधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का अब निर्माण किया जा रहा था। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्यारों के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी। दोनों सरकार संविधान जब बन रहा था तो उसमें दोनों ने ही यहाँ पे भाग लिया था। अब यहाँ कुछ बोला है कि अगर दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक काले लोगों ने गोरों से अपने दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो क्या होता, इस बात को चर्चा करके बताना है। और भी यहाँ पे कुछ नेल्सन मंडेला जी के बारे में कहा गया है। यह डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकन्स और जूलू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड। इस पर लिखा है कि डरबन नगर, डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। यानी यहाँ पर इन्होंने एक नोट जारी किया था कि डरबन नगर, डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के अनुसार इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत लोगों के पास ही था, ये इन्होंने यहाँ पे कहा। और इधर है कि रंग भेद का जब दौर चल रहा था तो रंग भेद वाले दौर में 1953 का एक साइन बोर्ड जिससे तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। इस साइन बोर्ड पर लिखा है कि खतरा देसी अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वाले, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दे दी गई है। ये भी वहाँ पे एक साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था। अश्वेत लोगों के लिए, अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वाले लोगों के लिए जब उन्हें वंचित किया जा रहा था किसी जगह पर जाने के लिए, डेंजर है यहाँ पर ये लिखा साइन बोर्ड इन्होंने एक अपना लगाया था। आज का दक्षिण अफ्रीका अब जब ये बनकर के तैयार हुआ तो कैसा होगा। यह तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुष्य देश कहता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्रता जब उसे मिल गई, संविधान बनाने के लिए दोनों पक्ष बैठे थे, गोरे लोगों का भी जिन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में शासन किया और अश्वेत लोगों का भी जो कि जिनकी सरकार बनी थी आज़ादी के बाद में अब शासन कर रहे थे। संविधान बनाने के लिए एक जगह पर बैठे। अब अफ्रीकी संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। पेज नंबर 30 पर इसके बारे में कुछ और भी दिया है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर सबसे पहले संविधान बनकर के तैयार हुआ था। इसलिए बोला है यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। लोकतंत्र के मॉडल के रूप में उसे देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने और साथ काम करने के दृढ़ निश्चय
और पुराने कटवे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों के द्वारा लोग साथ रहते थे, साथ काम करते थे, दृढ़ निश्चय होकर काम करते थे। पुराने कड़वे अनुभवों के आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण ये बताया यहाँ पर संभव हो सका था। इस बार फिर मंडेला के शब्दों में ही बातें समझे तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। इस बात को इतनी ही नहीं, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अस्वेत स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। जब संविधान बनकर के तैयार हुआ, उस पर चर्चाएं हो रही थी, तो नेल्सन मंडेला जी का कहना था ही। दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ जानकारी यहाँ देखें। दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे आज़ाद हो गया, सबकी मिलीजुली सरकार बन गई। जो नस्ल भेद यानी गोरों लोगों का शासन था वो भी खत्म हो गया। रंगीन लोग वहाँ पे श्वेत लोग या भारत के गए हुए कुछ लोग, सबकी मिलीजुली सरकार बन करके वहाँ तैयार हुई। अब दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक आज़ाद देश बन गया। अब संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी दक्षिण अफ्रीका को, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। यानी कि बताया है संविधान की ज़रूरत क्यों होती है किसी भी लोकतांत्रिक देश को। हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे और बहुसंख्यक का श्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप से मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं। लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हो गए। इस बात पर भी सहमत हुए कि वे इस बात पर सहमत हुए कि नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। नियम सबसे ऊपर होंगे, कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहा गया है। बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है संविधान को लिखना, बल्कि हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण नहीं हों। यह पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकार पर ही लागू नहीं होती, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं। संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है।
अब यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि भारतीय संविधान का निर्माण हमने यहाँ पे कैसे किया है, ये बोला है यहाँ पर। संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, ये अभी हमने पढ़ा। इसके बारे में पता चला कि ये कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हो गई थी वहाँ की सरकार, तो बुनियादी नियमों को लिखित रूप से संविधान कहा जाता है, जब उन्हें लिखित रूप दे देते हैं। अब संविधान सिर्फ दक्षिण अफ्रीका का ही नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग समूह के लोग जहाँ रहते हैं, संभव है कि उनके रिश्ते भी आपस में नहीं बनते होंगे, अटूटापूर्ण होंगे, पर दुनिया भर के लोगों के बीच विचारों और हितों से फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी लोगों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती है, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर से सहकारी राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। इन्होंने संविधान के बारे में यहाँ पर बताया कि अब ये संविधान संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान लिखित नियमों की किताब है जो किसी भी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से उसे मानते हो, उसे संविधान कहा जाता है। अब संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है, जिनमें से कुछ प्रमुख काम उसके बताए गए हैं। पहला काम यह है कि साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच में जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना संविधान का काम है। पहला तो कई सारे नस्ल के लोग एक साथ रहते हैं और उनके बीच में एक विश्वास यानी ट्रस्ट को स्थापित करना संविधान का काम है। दूसरा यह कि स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। ये भी संविधान बताता है कि सरकार कैसे बनेगी और सरकार के अंदर फैसले लेने का अधिकार किसका होगा। तीसरा इसका फंक्शन यह है कि सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और कैसे होंगे। चौथा हमें बताता है कि अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, ये लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त भी करता है। तो इसके 4 फीचर बताए गए हैं कि संविधान के क्या काम है। पहला ये कि ये कई नस्ल के लोगों को साथ रहने पर उनके बीच में एक जरूरी विश्वास और सहयोग विकसित करता है। दूसरा यह है कि सरकार का गठन कैसे होता है, सरकार के अंदर अधिकार या फैसले लेने का जो अधिकार है किसके पास होता है। तीसरा बताता है कि सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के लिए क्या अधिकार हैं। और चौथा है कि अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ये जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाली हों, ये जरूरी नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीलिम्स के अंदर पूछा जाता है या मेंस में भी काफी बार आया है। क्वेश्चन है कि जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना बहुत जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान की मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा।
फिर ये यहाँ पे चलन में ही ला दिया गया कि कोई भी सरकार लोकतांत्रिक शासन करती है तो उसके अंदर संविधान होगा, उसे बताने के लिए उसके कार्य, उसके अधिकार, नियम और कानून या उसकी जिम्मेदारियों को वहां पर करवाने के लिए एक लिखित संविधान यहाँ पर होगा। अब भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में है ये, यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई जावर भाई पटेल 1875 से 1950 तक रहे थे। 1875 से 1950 तक इनका जन्म हुआ था गुजरात में। अंतरिम सरकार में ये गृह मंत्री थे, सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहे थे। वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे और भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी। बाद में वल्लभ भाई पटेल जी को यहाँ पे उप प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में हुआ, 1950 तक ये रहे थे और ये इनका जन्म गुजरात में हुआ था। अंतरिम सरकार के अंदर एक गृह मंत्री थे, सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे। फिर इन्हें वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता बनाया गया और भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक मत देने का इनका अधिकार था। निर्णायक इन्होंने भूमिका अदा की थी। उसके बाद में इन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण कैसा हुआ इस बात को देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना था। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे और एक बड़ी समस्या और भी थी कि अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को ये आज़ादी दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा गया जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। यानी जिस तरीके से इतना संघर्ष करने के बाद में दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ, स्वतंत्र बना, उसकी फिर लोकतंत्र सरकार बनी। सरकार के बाद में उसे संविधान की ज़रूरत हुई, एक संविधान भी बनाया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही बाकी जो देश हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, वो अपने देशों के लिए संविधान बनाने में मदद लेते हैं और ये चलन में ही हो गया फिर तब से संविधान। अब भारत का संविधान जब बना तो उसमें भी काफ़ी हमें संघर्ष करना पड़ा था। भारत विविधता वाला देश है जहाँ पर कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई जातियाँ रहती हैं, कई यहाँ पे कई तरह की विविधता देखने को मिलती है भारत में। तो संविधान जब बनने के लिए यहाँ पे प्रस्ताव लाया गया तो भारत के लोग तब तक गुलाम की हैसियत से निकलकर एक नागरिक की हैसियत में पाने जा रहे थे। भारत देश धर्म के आधार पर बटा, जिसमें भारत और पाकिस्तान के लोगों का बंटवारा हुआ। इसमें जो हिंदू लोग तो वो सब यहाँ पे भारत में रह गए और पाकिस्तान के लोग, कुछ जो मुस्लिम लोग थे, वो पाकिस्तान चले गए। फिर भी इस विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ ही कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और थी कि अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दी थी कि वे भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो या अपना एक स्वतंत्र यहाँ पे कोई भी प्रांत बना लें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब भी देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना कि आज हम देखते हैं। तो संविधान का निर्माण का रास्ता कैसे शुरू हुआ? सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था कि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में
आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारी राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष पर नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरना अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद में भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। यानी 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेता थे जब भारत का संविधान लिखा गया। फिर इन लोगों ने ही लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। यानी 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान को लिखा था। फिर 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव यह रखा गया कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं कि जो व्यक्ति भारत के अंदर 18 वर्ष से ज़्यादा आयु रखते हैं, 18 वर्ष से ऊपर हैं, उन्हें मत यानी कि वोट देने का अधिकार था। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार था। अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों की रक्षा की बात भी संविधान में लिखी गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। यानी कि 1937 में जब पूरे ब्रिटिश 1937 के बाद में पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इसमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। वे विधानसभा में पूरे जाने वाले का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों ने अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलना भी इन पर था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। जैसे 1935 का भारत सरकार कानून, इसे एज इट इज भारत के संविधान में अपनाया गया था। 1935 का भारत शासन कानून आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों से भी काफ़ी लाभ पहुंचाया गया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने और कोई हिचक नहीं हुई थी। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची में काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया था। वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे, लेकिन दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे सवाल जरूर पूछते कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की थी। इधर यहाँ पे एक और पॉइंट दिया है कि अबुल कलाम आज़ाद, जिनका जन्म 1888 में हुआ, 1958 तक के रहे थे। 1888 में इनका जन्म हुआ और 1958 तक रहे थे।
शिक्षाविद थे। इनका जन्म यहाँ पे सऊदी अरब में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1888 में हुआ और 1958 तक ये रहे थे। जन्म इनका हुआ था यहाँ पे सऊदी अरब में। शिक्षाविद थे, लेखक थे, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे, अरबी के ये विद्वान थे और कांग्रेसी नेता थे। राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका अबुल कलाम आज़ाद ने निभाई थी। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी बाद में पहले केंद्रीय मंत्री और शिक्षा बाद में पहले केंद्रीय मंत्री और शिक्षा मंत्री पहले बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी रहे। अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1888 में सऊदी अरब में हुआ। 1958 तक ये रहे। शिक्षाविद थे, लेखक थे, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे, अरबी के विद्वान थे और अरबी के विद्वान कांग्रेसी नेता थे। राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई थी। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। बात आती है कि संविधान सभा कैसे बनकर के यहाँ पे तैयार हुई। अब टी.डी. कृष्णमाचारी 1899 में आए थे। 1899 में से टी.डी. कृष्णमाचारी 1899 से 1974 टी.डी. कृष्णमाचारी इनका जन्म हुआ 1899 में। 1974 तक ये रहे थे। जन्म इनका टी.टी. कृष्णमाचारी का तमिलनाडु में हुआ था। कमेटी के ये सदस्य थे, उद्यमी और कांग्रेसी नेता थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बन गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बन गए। टी.टी. कृष्णमाचारी। उसके बाद में है यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी 1884 में आए थे। 1884 और 1963 तक ये रहे। इनका जन्म हुआ था राजेंद्र प्रसाद जी का बिहार में इनका जन्म हुआ। संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे और संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार भी थे। 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे। ये संविधान सभा कैसे बनकर के तैयार हुई। फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में जानकारियाँ दी गई हैं। जैसे चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके तत्काल बाद हुआ 2 हिस्सों में। इसके तत्काल बाद 2 हिस्सों में है। भारत और पाकिस्तान में बट गया। संविधान सभा में भी 2 हिस्सों में बट गया था। भारत और पाकिस्तान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 299 सदस्य थे, जिनसे 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था और संविधान फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन को याद में हम हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्र यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा लिखने वाली सभा के अंदर 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। इसी दिन को 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं,
हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है, संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचार को ही व्यक्त नहीं करता। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, हम अपने समय की व्यापक सहमतियों की व्यक्त करते हैं। दुनिया के कई देश में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि वयस्क मताधिकार नहीं था उसके बाद में, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई की थी। वह स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से ऐसे संविधान सभा में काम किया। संविधान को इस तरह की पवित्रता और वैधता देता है कि संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला, सर्वसम्मति बनाने का प्रयास पर आधारित था। इससे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत भी तय किए गए थे और उन पर सबकी सहमति बनाई गई थी। फिर प्रारूप कमेटी द्वारा प्रमुख डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चर्चा की के लिए प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार किया गया। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला भी। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट्स असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया था। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। बात आती है यहाँ पे भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में। यहाँ दी गई सभी जानकारियों को पढ़ें। आपको यह जानकारी कंठस्थ करने की लिए जरूरत नहीं है। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के पक्ष में कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। सभा में समाज के अलग अलग समूह का प्रतिनिधित्व था। सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी। इस बात पर यहाँ पे क्या कहना है आपको? बलदेव सिंह है ये, 1901 में इनका जन्म हुआ था और 1961 तक ये रहे थे। हरियाणा में इनका जन्म हुआ। बलदेव सिंह का एक सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत किया गया था इन्हें। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बनाया गया था बलदेव सिंह को। यह है यहाँ पे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। इनका जन्म 1887 से 1971 तक हुआ था गुजरात में। 1971 तक ये रहे थे गुजरात में। इनका जन्म हुआ। वकील, इतिहासकार और भाषाविद थे। कांग्रेसी नेता और गांधीवादी थे ये। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, स्वतंत्र पार्टी के ये संस्थापक बन गए थे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या थे जिन पर कि भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में क्या कहता है उसे भी पढ़ना उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है, इसके बारे में गौर करते हैं। सपने और वायदे थे यहाँ पे कुछ ये। आप में कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा है। संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा। 1931 में इनकी एक पत्रिका यंग इंडिया रिलीज हुई थी जिसमें इन्होंने संविधान के बारे में बताया था। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा संविधान का यंग पत्रिका में
कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त कर दे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये महात्मा गांधी जी के विचार थे। अपने यंग इंडिया जो पत्रिका थी उन्होंने उसमें यहाँ पे पब्लिश कराए थे। अब जो संविधान बनकर के यहाँ पे तैयार हुआ था, ये भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असमानता कैसे दूर की जा सकती है और इस बारे में उनके विचार क्या थे, दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उन्हें नजरिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। इसमें था कि यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट, हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। ये भीमराव अंबेडकर जी के शब्द थे जो कि उन्होंने बताए थे जब संविधान बनकर तैयार हो रहा था। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 1891 में हुआ था और ये 1956 तक रहे थे। जन्म इनका मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रारूप कमेटी के ये सदस्य थे। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक भी थे। जातिगण बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ इन्होंने अग्रणी आंदोलन किया था। बाद में इन्हें स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बना दिया गया था और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ये संस्थापक थे। भीमराव अंबेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। 1891 से 1956 में इनका 1891 में जन्म हुआ था। 1956 में रहे थे। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ। 1964 तक ये रहे थे। उत्तर प्रदेश में हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे और वकील और कांग्रेस के नेता थे। समाजवाद, लोकतंत्र, साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। इन्होंने क्या बताया था उस टाइम पे? इन्होंने बताया कि वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था। अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत छोड़कर नए प्रवेश करेंगे। एक युग का अंत होगा और लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होगी, आवाज पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों द्वारा तथा उससे भी अधिक मानवता की रेखा में समर्पित करें। अब यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारी लाती है। उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित रहें, यही हमारे लिए उचित है। और आज़ादी, सत्ता, जिम्मेदारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों को
प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें पुराने संकेत दे रहा है, बहुत पुराने और सुनहरे संकेत दे रहा है। इतिहास अब बीत चुका है और भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हम अक्सर इसके बारे में यहाँ पे दिए सोमनाथ लेडी जी हैं, जो कि इनका जन्म हुआ था यहाँ पे 1901 में और ये 1984 तक रहे थे। पश्चिम बंगाल में इनका यहाँ जन्म हुआ था। संविधान के दर्शन है यहाँ पे संस्थाओं का स्वरूप कैसे तैयार हुआ इसके बारे में और बताया इन्होंने। यहाँ बोला है कि संविधान सिर्फ मूल्य और दर्शन का बयान भर नहीं है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना होगा, चलना चाहिए तथा और समाज में हो रहे बदलावों से दूर ही रहना चाहिए। उन्होंने इस पवित्र और स्थायी और अस्थायी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान सभा कहते हैं। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़े हैं तो समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इससे स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी, कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय करेगा कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में बताए गए हैं। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे। ये सब यहाँ पे इन्होंने बताया है। रंग भेद से क्या मतलब है? प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर टर्मिनोलॉजी बहुत आती है, तो वर्ड्स पर बहुत ध्यान देना है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब 1948 और 1989 के बीच में काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था को रंग भेद कहा गया। धारा किसे कहते हैं? किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या उसका एक अनुच्छेद धारा कहलाता है। संविधान का मतलब है कि देश का सर्वोच्च कानून। हाँ, इसमें किसी देश की राजनीति, समाज को चलाने वाले मौलिक अधिकार या मौलिक कानून हो सकते हैं। संविधान संशोधन का मतलब है कि देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव। संविधान सभा है कि जनप्रतिनिधियों को वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। प्रारूप का मतलब है किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। दर्शन किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार। और प्रस्तावना का मतलब है कि संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। और देशद्रोह कहते हैं कि देश के बाद देश की सरकार को खाट फेंकने की कोशिश करने का अपराध देशद्रोह कहा जाता है। ये हो गया यहाँ पे चैप्टर की संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। स्टार्टिंग करी थी हमने दक्षिण अफ्रीका से, जहाँ पर यूरोप के कुछ गोरे लोगों का शासन था। उसे फिर अश्वेत काफ़ी संघर्ष हुआ। अब वहाँ पे शासन
सभी नस्ल के लोगों का मिला जुला हो गया। फिर दक्षिण अफ्रीका को देख करके भारत ने भी संविधान सभा गठित करी, संविधान बनाया और सभी लोगों को उनके अधिकार, सरकार को शासन बनाने के कुछ नियम बताए। ये इस चैप्टर में था यहाँ पर। कानून का राज और यहाँ पर अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे का एक एग्जाम्पल लेकर बताया गया है कि जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। जिम्बाब्वे में 1980 में गोरे लोगों का शासन हुआ करता था जो कि काफी अल्पसंख्यक थे, उनसे मुक्ति मिली जिम्बाब्वे को। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। 1980 में जिम्बाब्वे फ्री हो गया था, जहां पर गोरे लोगों का शासन हुआ करता था जो कि एक माइनॉरिटी में थे। उसके बाद से देश पर जानू पीएफ दल का राज हुआ जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता थे रॉबर्ट मुगाबे, आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। यानी जानू पीएफ दल के नेता थे रॉबर्ट मुगाबे जो कि आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे 1980 में जब ये आज़ाद हुए थे। तो चुनाव नियमित रूप से होते थे, सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। चुनाव भी यहाँ पे लगातार हो रहे थे लेकिन हमेशा जीतता यही दल था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे पर वे चुनाव में गलत तरीके से भी अपनाते थे, चुनावों में गलत तरीके अपनाया करते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और उसकी जवाबदेही को कम कर दिया। अब आज़ादी के बाद में जो ये दल था यहाँ पे जानू पीएफ दल, इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे, इनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव किया और राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि कर दी, यानी कि उन्हें बढ़ा दिया गया था। उसकी जवाबदेही को कम कर दिया गया और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। यानी जो विपक्षी दल था, इसके अपोजिशन में जो यहाँ पे दल काम कर रहा था, उसे इनकी सरकार ने काफ़ी परेशान भी किया और उनकी सभाओं में काफ़ी गड़बड़ भी कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था कि जो यहाँ पे विरोध कर रहे थे सरकार का, उनमें प्रदर्शनी की जा रही थी, आंदोलन किए जा रहे थे, ये सब गैर कानूनी था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण हुआ करता था वहाँ के, यानी कि जिम्बाब्वे के शासन पर यहाँ पर जो लोग शासन कर रहे थे, यानी ये दल था जानू पीएफ दल शासन कर रहा था। तो इसमें रॉबर्ट मुगाबे यहाँ के नेता थे जिनका जो वहाँ की मीडिया है, यानी राष्ट्रपति आलोचना के अधिकार को सीमित कर दिया गया था। टेलीविज़न और रेडियो पर इसका सरकारी नियंत्रण हुआ करता था, यानी टेलीविज़न और रेडियो पर कोई भी चीज़ यहाँ पर जर्नलिस्ट अपनी मर्जी से या जो चीज़ समाज में उस देश में हो रही थी नहीं दिखाया जा सकता था। केवल उसी चीज़ को वहाँ पर, उसी न्यूज़ को, कानून को या फिर इसमें समाचारों को वहाँ पर दिखाया जाता था और आगे प्रिंट करके अखबारों में भी लाया जाता था, जिस पर सरकार परमिशन दे देती थी और जिस चीज़ की सरकार नहीं देती थी वो आगे नहीं बढ़ाया जाता था। उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। जो लोग यहाँ पे सरकार की आलोचना करते थे उन्हें बार बार परेशान भी किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला था। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था। यानी जिम्बाब्वे की सरकार का नियंत्रण पूरा था टेलीविज़न और रेडियो पर। वहाँ पर कोई भी समाचार या न्यूज़ या कोई भी इंफॉर्मेशन, सूचना तब तक प्रसारित नहीं की जा सकती थी जब तक सरकार उसकी परमिशन ना दे दे। और जो जर्नलिस्ट थे वहाँ के, उसमें काफ़ी परेशान उन पत्रकारों को किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसले की भी परवाह नहीं की थी जो जजों पर भी दबाव डालते थे।
अब इन सब चीज़ों को देखते हुए जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति जो थे मुगाबे या रॉबर्ट मुगाबे, इन्हें 2017 में इनके पद से हटा दिया गया। और जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जन आदेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। अब लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तब तो उसे लोकतांत्रिक शासन और लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कहा जा सकता है। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। तो इन्होंने लोकतंत्र के बारे में बताया है। अगर कोई भी सरकार यहाँ पे लोकतांत्रिक है तो उसे इतना यहाँ पे अधिकार दिए जाने चाहिए कि अपनी मर्जी से वो सोच सके, अपनी राय बना सके, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त कर सके, किसी भी संगठन को बनाने की आज़ादी उसे दी जाए, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियों को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। ये सब के बारे में यहाँ पर ये बताया है। इसी प्रकार की कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर भी लागू होती हैं। जैसे एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे कुछ भी बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूह को ही दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पद अधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। परिभाषा का सारांश यहाँ पे क्या कहता है, जो भी हम यहाँ से समझते हैं इधर दिया, ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में चैप्टर 4 में इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी व्यवस्था बता सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची रेखाओं के भीतर ही काम करती है। लोकतांत्रिक सरकार जो कि संविधान में कानून दिए गए हैं, नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कानून है, और जो एक संविधान ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है, केवल उसी के भीतर लोकतांत्रिक सरकार को काम करना है। अपनी मर्जी से लोकतांत्रिक सरकार काम नहीं कर सकती, ना ही शासन चला सकती है जनता पर। सारांश क्या निकलता है इस बात से? अब जो चर्चा हमारी यहाँ पर है, इस बात से हमें पता चलता है कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में स्पष्ट ना हो जाएं, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों को जरिए हमने शासन के कई तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को यहाँ पर रेखांकित किया है। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता लोकतंत्र की कहती है कि चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। तीसरी विशेषता कहती है कि विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। चौथी व्यवस्था कहती है कि चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है।
ये 4 विशेषताएं हमने इन परिभाषाओं से सीखी हैं कि लोकतंत्र में इस तरीके से काम होना चाहिए। अब यहाँ पे है कि लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। यहाँ पर अब ये बताते हैं कैसे कैसे काम किया। कुछ उदाहरण इन्होंने दिए, जैसे भूटान का उदाहरण दिया है। भूटान में नरेश यानी कि राजा ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे, तो ये कानून का शासन हुआ। भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। ये यहाँ पे अधिकारों का सम्मान है कि जो कम्प्लीटली वहाँ नहीं किया जा रहा है। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावदेही प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, यहाँ पे असमानता दिख गई है। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया, तो ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला है। इसमें बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी को सरकार ना रहे चुने हुए नेताओं के प्रमुख फैसले करने के बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया है। अब लोकतंत्र की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है? इतने एग्जाम्पल हमने लिए, परिभाषाएं ली, तो हमें लोकतंत्र क्या है और उसकी विशेषता क्या है कैसे पता लगाएं कि कोई सरकार अगर शासन कर रही है तो लोकतंत्र है या लोकतांत्रिक है। अभी तक हमने सीखा। अब हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट शुरू होता है चैप्टर का कि लोकतंत्र ही क्यों। सरकार चलाने के लिए जो शासन की व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक ही क्यों होनी चाहिए। गैर लोकतांत्रिक सरकार क्यों काम नहीं आ सकती या उसके यहाँ पे नुकसान क्या हैं कि उसके बारे में यहाँ बताया। तो मैडम लिंगदो की कक्षा में एक बहस फिर से शुरू हुई। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र की शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई ना कोई टिप्पणी कर दी अपनी, और यहाँ पर बताया कि लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा उन्होंने फिर से करी। योलांदा का कहना है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहां भी हमें इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही। क्या इतने से ही स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है? तांगकिन्नी कहती हैं कि लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं और हम भी चल दें। जेनी का कहना है कि हाँ, ये गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र, और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। रिबियांग का कहना है लेकिन लोकतंत्र इसमें कर क्या सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है और फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? तो लोकतंत्र होने का फायदा क्या हो रहा है? जेनी का कहना है जो भी है इससे क्या फर्क पड़ता है, मुद्दा यह है कि हमें इस शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। देश की परवाह है किसे? पाइमोन कहते हैं तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए या बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए? रोज कहती हैं यहाँ पर पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। ऐसे नेता की जिसे चुनाव की, संसद की परवाह ना हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों। देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। कोई फिर पीछे से चिल्लाता है, इसी को तानाशाही कहते हैं। दोई का कहना है कि अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तो? मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ, रोज कहती हैं। दोई ने फिर बताया कि ठीक नहीं है, तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना
आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। मैं सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। मैडम लिंगदो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया। तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत, यह तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे हैं। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपने बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? अब मैडम लिंगदो यहाँ पर बताती हैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्यों है। इसमें है कि चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। जैसे पहली बात यह है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। इससे कि लोकतंत्र के जो नेता हैं चुने हुए वो बदल जाते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। तीसरा पॉइंट कहता है कि लोकतंत्र व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। फोर्थ पॉइंट इन्होंने बताया कि चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। फिफ्थ पॉइंट में बोला कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं, ये आपको यहाँ पर अब बताना है। मैडम ने यहाँ पे पूछा है बच्चों से, तो ये आ जाएगा इधर। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इतनी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसला करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं है कि जाति के उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों की भागीदारी बनाने में फैसलों में देरी भी होती है, और यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से लगता है कि हम लोकतंत्र सरकार का स्वरूप नहीं हो सकते। वह वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे आसपास या सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्यों दिए जा रहे हैं? अगर हम चीन का एक एग्जाम्पल लें तो हमें पता चलेगा चीन में 1958 से 1961 के दौरान अकाल पड़ा था। 1958 से 1961 के दौरान चाइना में अकाल पड़ा। विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल था ये। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे थे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया
वैसे करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अगर चाइना में बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती तो विपक्षी दल और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्रता मीडिया तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते हैं। उस उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताना और मूल विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने इसमें है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि शासन का अधिक जवाबदेही वाला यह स्वरूप है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बाकी जो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तानाशाह वाली शासन व्यवस्था है, इससे अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जवाबदेही है। किसी भी बात का, किसी भी कानून का, किसी भी योजना के लिए आप जनता को वहाँ पर जवाब दे सकते हैं, जो भी उससे पूछा जाए तब। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है कि लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहस है। लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, जिससे अच्छे सुझाव निकलने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। इसमें कुछ ज्यादा समय लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। लोकतंत्र का एक ये भी यहाँ पहलू समझ में आता है पॉजिटिव, कि बेहतर निर्णय लेने की संभावना किसी भी सरकार के अंदर, जब उसकी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है, बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क और भी मिला है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का एक तरीका भी हमें बताता है। किसी भी समाज में लोगों के हित और विचारों में अंतर होगा, डेफिनेटली होगा। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर है और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अगर अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, जातियां भी जुदा जुदा हैं, दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद दूसरे समूह की पसंद से टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? लोकतंत्र इस बात को भी हमें ताकत देता है कि बल पर सुलझाया, किस ताकत के बल पर इसे सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना भी होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एक शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है कि लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता। जो पार्टी आज जीत गई है 5 साल बाद दूसरी पार्टी उसकी जगह पर आ जाएगी। कोई भी स्थायी नहीं है। यहाँ पे ये लोकतांत्रिक सरकार अस्थायी नेताओं का चुनाव करती है, प्रतिनिधि का चुनाव करती है, जो विभिन्न समूहों एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं।
भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो, तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान को बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीबी और अनपढ़ को भी वही दर्जा दिया जाता है जो एक अमीर और पढ़े लिखे लोगों को दिया जाता है। लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती, जरूर हो सकती है। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि उसकी सरकार से कोई भी गलती नहीं हुई है, जरूर हुई होगी। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इन्हें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जाता। अब इस चर्चा को समेटे तो हमें पता चलता है कि लोकतंत्र हमें सब चीज नहीं दे सकता है, ना ही ये सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, लेकिन साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं। दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है, ये अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है, तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है। इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना गया है। यहाँ पे बताएं हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम अब सहन नहीं करेंगे। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए हैं, इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है, हमारा धन हड़प लिया। 28 जून को होने वाले चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कैनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। अब राजेश और मुजफ्फर ने एक लेख पढ़ा, इसमें बताया गया कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छेड़ी, और लड़ाई तभी होती है जब कम से कम देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार हो। पर लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा कि यह लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है, ऐसा सिर्फ संयोग से ही हुआ होगा। यह संभव है कि भविष्य में लोकतांत्रिक देशों के बीच भी युद्ध हो, उसमें युद्ध होने की अंदेशा काफी कम हो जाती है। इन दोनों विचारों में आपकी सहमति क्या है, किसकी तरफ है और क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर चर्चा करने के बाद में। अब हमारा एक और पॉइंट इसमें आता है, हमने लोकतंत्र के बारे में जाना, लोकतंत्र शब्द का मतलब क्या है, लोकतंत्र की शब्द की विशेषता के बारे में जाना, उसकी परिभाषा के बारे में जाना। लोकतंत्र हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी देश की सरकार शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है। फिर लोकतंत्र की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें अपने देश की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना है, इस बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ क्या है, इसके बारे में है। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा है। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते,
सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार भी नहीं होता। अधिकार यहाँ पे नहीं होता है। और यह भी बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। ये जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बिठाकर सामूहिक चर्चा करवाकर एक फैसला लेना बहुत संभव नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी अगर ये संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता और कौशल नहीं होता है। इसमें हम लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम समझ जरूरी मिलती है कि स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना होगा। अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया, ये यहाँ पे नेताजी ये सब लोग हैं ऐसे, यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वलिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ट्रेड, फॉरेन कोलैबोरेशन, export incredible, we have passenger cars, computers, mobile phones and pagers. Thus there has been spectacular progress. Now we are determined to remove poverty, provide drinking water, shelter, food, school and hospitals. 50 glorious years। सभी सरकार के शासन की 15-50 साल के बारे में इन्होंने यहाँ एक कार्टून बना करके बताया है। अब इसमें क्या दिया है, कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर भी गौर कीजिए कि हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तब सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसला लेते हैं। फैसले पर मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि मेरे पिताजी का। मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है कि फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उसकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो भी बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले पर उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का है। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी कि किस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसी सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। जैसे इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं होगी और लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ पर हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता और बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्शों पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र ही हमारी समझदारी हमें बार बार यही याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हम मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें लोकतंत्र या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की हैं। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की। अगले साल आप लोकतंत्र समाज और अपने समाज
लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में ज़्यादा जानेंगे। इस समय हम सिर्फ इतना याद कर लेना ज़रूरी है, लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतंत्र शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, और इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में भी दिया गया है। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर भी सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसला कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को ही देख लो। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के लिए कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं को चर्चा हमने इस अध्याय में की, लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनमें से आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए और हर लोकतंत्र को आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया के को बचाए रखने और मजबूत करते समझाने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। और अगर हम इसे ही देखें तो हमें ये चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती भी हैं ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन आंसर्स दे दिए, क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके बारे में हमें फाइंड आउट करना है। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इनको भी, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे मेंस में हेल्प करेंगे। बस यही यहाँ पे चैप्टर है। अब ये फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का पॉलिटी एनसीईआरटी का सारी सीरीज कंप्लीट करेंगे हम। एनसीईआरटी या पॉलिटी चल रही है 6 to 12, 6, 7th, 8th क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी को हमने कवर कर लिया है। 9th क्लास का आज से स्टार्ट हो गई है हमारी फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का एनसीईआरटी पॉलिटी का। इसके बाद में बाकी चैप्टर्स भी आएंगे। 12th तक की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। फिर हम सब्जेक्ट वाइज ले लेंगे। इसके बाद में ज्योग्राफी की आएगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और उसके बाद में एनवायरनमेंट, और ये सब रहेगा इसके अंदर। सारे जो एनसीईआरटी सीरीज हैं सब सब्जेक्ट्स की, उन सबको 6 to 12 कवर करेंगे, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर मंथ की हमें यहाँ पर कुरुक्षेत्र, योजना मैगजीन, डाउन टू अर्थ और इंडिया ईयर बुक को भी यहाँ कवर करना है। लास्ट ईयर, इसी ईयर 2023 में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे इंडिया ईयर बुक से, काफ़ी क्वेश्चन, एटलीस्ट 47 क्वेश्चन दिए गए थे इंडिया ईयर बुक से, और डाउन थ्रू अर्थ से भी कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस पूछे गए थे द हिंदू न्यूज़पेपर से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए गए थे। कुछ वेबसाइट्स हैं वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, इसलिए इन सबको हम ज़्यादा कवर करेंगे यहाँ पर। 2023 में यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया था एग्ज़ाम्स का, प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज कर दिया था। तो जैसा उसमें हमने देखा, जहाँ से रिसोर्सेज फाइंड आउट हुए हैं उनके बेस पर सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम्स के रिलेटेड वही अब कवर करेंगे।